अच्छा, अब एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या अब वॉइस आ रही है। हाँ, वॉइस आ रही है। तो चलिए एक बार पुनः सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों कि आपका सैंपल पेपर जो चल रहा है आरपीएफ एसआई के लिए शानदार तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार आपको दिया जा रहा है और आगे ये निरंतर जारी रहेगा जब तक कि आपका पेपर बढ़िया तरीके से हो ना जाए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी पेन के साथ, बहुत मजा आने वाला है और एक एक चीज को आप बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जबरदस्त धमाकेदार तरीके से। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। भाई चंडिका, मनीष, मलिंगा, कमलेश, विकास, सूरज, बहुत बहुत स्वागत है भैया। चलिए तो ये रहा इसका पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर बताने का प्रयास करिएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। चलिए भैया, तो क्या कह रहा है भैया, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनसीईआरटी साथियों कहां पर स्थित है? अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो यह साथियों नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में। कब स्थापना हुई थी? वर्ष 1961 में। अब जरा केवल ध्यान दीजिएगा कि 1961 में क्या कुछ ऐसी और चीजें हैं जिनकी स्थापना हुई है, एक एक करके बताएंगे, सब दौड़ा दौड़ा के देखिएगा। 1961 में साथियों एनसीईआरटी तो स्थापित हुआ ही हुआ, इसको तो बिल्कुल आपको नोट करना ही करना है। आपको पता है इसी वर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना दोस्तों? एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी स्थापना इसी वर्ष हुई थी। कहां पर स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो इसका हेड ऑफिस साथियों लंदन में स्थित है। कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है। इसी वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की भी स्थापना हुई थी, जिसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? ग्लैंड में स्थित है। और ग्लैंड कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में दोस्तों पड़ता है। इसी प्रकार से वर्ष 1961 में ही आया था क्या? भारतीय आयकर अधिनियम। और याद करिए दोस्तों कि भारतीय आयकर अधिनियम कब आया था? तो भारतीय आयकर अधिनियम इसी वर्ष आया था साथियों। इसी वर्ष आया था क्या? मातृत्व लाभ अधिनियम, मींस मैटरनिटी रिलीफ एक्ट। मातृत्व लाभ अधिनियम है ना, मातृत्व लाभ अधिनियम मींस मैटरनिटी रिलीफ एक्ट। 1961 में ही याद करिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इस ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से गोवा और दमन दीव आजाद कराया गया था। ठीक है ना, आजाद कराया गया था पुर्तगालियों से भारतीय सेना के द्वारा। वर्ष 1961 में 10वां संविधान संशोधन हुआ था। 10वें संविधान संशोधन के तहत 1961 में किसे साथियों? दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। क्लियर बात है। वर्ष 1961 में ही नॉन अलायंस मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई और यह गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो थे। और आज की डेट में इसका हेड ऑफिस कहां है? आज की डेट में साथियों इसका हेड ऑफिस जकार्ता में है। ठीक है ना, बिल्कुल आज की डेट में इसका हेड ऑफिस कहां पर है? जकार्ता में है। तो भैया 1961 की ये प्रमुख घटनाएं हैं जिन पर आपको गौर करना है और एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, वीके का जीके, तो भैया वीके का जीके पढ़ना है और पहले कह दे रहा हूं झुकेगा नहीं, है ना, तो झुकना नहीं है, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए और एग्जाम की खोपड़ियां खाली करके आइए। ठीक है, यहां से खोपड़ियां एकदम ज्ञान से भर के जाइए और वहां से तगड़ा जो है सिलेक्शन लेकर आइए। और ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं? आप अपनी स्क्रीन पर साथियों अभी देख पा रहे हैं ये कि भैया किस प्रकार से एक प्रॉपर तरीके की लिस्ट दी गई है कि किस वर्ष किसकी स्थापना हुई। ठीक है, और ये एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि हाँ भैया किस वर्ष किस चीज की स्थापना हुई है, उससे संबंधित क्या चीजें हैं या किस वर्ष कौन सा है ना मामला हुआ है। और मैं फिर कहूंगा कि ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बस इतना कहूंगा कि चुपचाप पढ़ लो और पेपर देकर आओ, फिर बताना। और आप बताना भी नहीं, क्योंकि आपका बताना भी ठीक नहीं है। बस आप चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पेपर देकर चुपचाप सिलेक्शन ले लो। ठीक है ना, हमें टेलीग्राम करके बता देना कि पेपर कैसा रहा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी मत बताना। ठीक है, और ये देख रहे हो बढ़िया बढ़िया, या भैया बढ़िया बढ़िया, इतनी तथ्यों पर मेहनत क्यों हो रही है? तो इन तथ्यों पर साथियों हमारी तरफ से मेहनत इसीलिए जारी है क्योंकि भैया अब की बार ऐसे ही प्रश्नों को
एग्जाम में पूछने की तैयारी है। हाँ, अल्लू अर्जुन नहीं झुके तो हम लोग तो भैया है, समझ रहे हो ना। चलो ये बताओ, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो भाई साहब जरा ध्यान देना कि भैया कितने देश इसमें शामिल हुए पता है? तो कुल मिलाकर साथियों इसमें शामिल किया गया 34 देशों को। कितने देशों को? 34 देशों को शामिल किया गया। इसका आयोजन दोस्तों कब हुआ है? मार्च 2024 में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है ना। कहां पर आयोजन हुआ है साथियों? ब्रुसेल्स में आयोजन हुआ है। अच्छा, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है भैया? चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए तो ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है। और हाँ, ब्रुसेल्स में किसका हेड ऑफिस है ये भी जरा बता दीजिएगा। तो ब्रुसेल्स में साथियों नाटो का हेड ऑफिस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। यहीं पर दोस्तों यूरोपियन यूनियन का भी हेड ऑफिस है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। और यहीं पर साथियों किसका राजधानी स्थित है भैया? तो बेल्जियम की राजधानी है। किसकी साथियों? बेल्जियम की राजधानी है। अच्छा, ये 3-4 बातें तो आपको याद करनी ही करनी है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जरा एक चीज का और ध्यान दीजिए, क्या भैया? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी भैया? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, देखिए यहां पर बात हो रही है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। किसकी बात हो रही है भाई? यहां पर बात हो रही है पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की ना। तो उसी हिसाब से बताइए, उसी से रिलेट करके बताइए कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भैया इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1957 में। कब भैया? वर्ष 1957 में। और इसका साथियों हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? तो इसका हेड ऑफिस साथियों स्थित है वियना में। कहां पर स्थित है भैया? वियना। अच्छा, वियना किस देश की राजधानी है साथियों? तो वियना याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अच्छा, वियना में और किसका हेड ऑफिस स्थित है? तो वियना में साथियों स्थित है ओपेक का हेड ऑफिस, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। किसका हेड ऑफिस? ओपेक का हेड ऑफिस स्थित है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए। बिल्कुल, तो देखो है क्या, एक एक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा कर तोड़ेंगे और कसम खाइए अपने सपनों की कि जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों भैया? बिल्कुल। अब देखिए अपनी स्क्रीन पर फिर से कई सारे तथ्य हैं आपके लिए कि जैसे FAO WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर रोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहां हुआ। इसी प्रकार से और भी कई सारे फैक्ट्स हैं, और ये वो फैक्ट्स हैं जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि देखिए मैं लगातार आपको ये लिस्ट क्यों उपलब्ध करा रहा हूं, और लगातार मैं क्यों कह रहा हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये PDF दूंगा। आप देखो, ये तथ्य देखो, ये तथ्य देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो भैया ये फैक्ट्स आपको मिलेंगे, ये इसी PDF में मिलेंगे, और ये PDF में टेलीग्राम पर दूंगा। और आपको क्या करना है, एकदम डाउनलोड कर लेके एकदम चुप्पे 2-3 बार पेपर से पहले रिवीजन मार लेना है, ठीक है ना। रिवीजन मार लेना है। कौन से टेलीग्राम पर मिल जाएगा? तो टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा विशाल सर MD क्लासेस, ठीक है ना, यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। विशाल सर MD क्लासेस, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। एकदम पेपर से पहले कम से कम 3-4 बार इसका रिवीजन करना बढ़िया तरीके से, और एक एक पॉइंट को याद कर लेना। और ये ध्यान रखते हुए कि मेहनत करके आपके लिए तथ्य दिया जा रहा है, तो आपकी भी जरूरत है, आपकी भी भाई फर्ज बनता है कि आप इसे मेहनत करके याद करें, ठीक है भैया। चलो ये बताओ जरा, भाई कह रहा वांगला महोत्सव किस देवता के सम्मान में होता है साथियों? क्या आप जानते हैं कि वांगला महोत्सव को क्या कहा जाता है? वांगला महोत्सव को साथियों क्या कहा जाता है? 100 ड्रम उत्सव कहा जाता है। 100 ड्रम महोत्सव भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे 100 ड्रम महोत्सव कहा जाता है। क्लियर बात है, इसे 100 ड्रम महोत्सव कहा जाता है साथियों। और इस त्योहार में जिसकी पूजा होती है वो कौन है? सालजोंग। सालजोंग कौन है साथियों? ये उर्वरता के सूर्य देवता है। कौन है भैया? ये उर्वरता के सूर्य देवता है। उर्वरता के सूर्य देवता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये कौन है? ये
उर्वरता के सूर्य देवता हैं। क्लियर बात है। किस राज्य में साथियों होता है? ये मेघालय में होता है। कहां पर साथियों होता है? मेघालय राज्य में होता है। तो क्लियर याद रहेगा, मेघालय राज्य में होने वाला वांगला महोत्सव है साथियों, और जो कि साथियों उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में होता है, और यह सामान्यतः 2 दिन चलता है ना। सामान्यतः यह त्योहार साथियों 2 दिन मनाया जाता है, जिसमें से पहले दिन को क्या कहा जाता है? रागुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले दिन को रागुला कहा जाता है, और दूसरे दिन को क्या कहा जाता है? कक्कट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्कट कहा जाता है। तो यह भी जरा ध्यान दीजिएगा कि पहले दिन को रागुला और दूसरे दिन को कक्कट कहा जाता है, और सामान्यतः 2 दिन ही यह त्योहार चलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताओ जरा, ये आप देख सकते हो साथियों, मेघालय का मैप आपको दिखेगा, यहां पर है मेघालय, और मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? शिलोंग है। शिलोंग, जी हां, शिलोंग का पठार यहां पर है। यही आपको गारो खासी जयंतिया मिल जाएगा। यहां के राज्यपाल है ना विजय शंकर जी, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। यहां पर 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है, 60 विधानसभा सीटें हैं, 11 जिलों का यह राज्य है साथियों। ठीक है, वर्ष 1972 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन विधिवत स्थापना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये विधिवत स्थापना है, और पूर्ण राज्य का दर्जा इसे 1972 में मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा इसे 1972 में मिला था। ठीक है, इससे संबंधित और भी फैक्ट्स यहां पर दे रखे हैं, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है ना, चलिए भैया, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, बाकी यहां पर वांगला त्योहार है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पर साथों बेहदिन खलम उत्सव भी होता है। यहां के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बाल पक्रम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहीं पर चेरा पूंजी स्थित है, जहां पर ठीक है बारिश बहुत ज्यादा होती है, हालांकि मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्लियर बात है ना, तो ये थोड़ा सा याद करने की आपको जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आप देखिएगा, लिविंग रूट। ठीक है, लिविंग रूट का मतलब क्या हो गया? लिविंग रूट ब्रिज का मतलब हो गया जीवित पुल। ठीक है ना, जीवित जड़ों का पुल साथियों। जी हाँ, एक्चुअली में इस राज्य में क्या होता है पता है? इस राज्य में या ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में क्या होता है कि साथियों, जैसे देखिए बीच में नदी बह रही है, या पानी बह रहा है, तो इधर का पेड़ और इधर का पेड़, इन दोनों पेड़ों की जड़ों को आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों पेड़ों की जड़ों को आपस में मिला दिया जाता है, और जैसे जैसे ये जड़ें बढ़ती जाती हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, और फिर इन्हीं जड़ों का इस्तेमाल इस नदी को पार करने के लिए यहां के लोग करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आप देखते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी साथियों? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें साथियों, तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्थापना कहां पर हुई थी इसकी? तो स्थापना साथियों पेरिस में हुई थी। कहां पर भैया? स्थापना पेरिस में हुई थी। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि इसका हेड ऑफिस कहां पर है? इसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो हेड ऑफिस साथियों इसका है लुसाने में। कहां पर है भैया? लुसाने में इसका हेड ऑफिस है। लुसाने कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अच्छा, याद करिए 1894 में और क्या क्या बता रखा है कि 1894 में ही भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी। आई थी कि नहीं आई थी? वर्ष 1894 में ही पूर्णतः पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी कि नहीं? 1894 में ही महात्मा गांधी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस भी स्थापित किया गया था। नटाल इंडियन कांग्रेस स्थापित किया गया था साउथ अफ्रीका में। कहां पर भैया? साउथ अफ्रीका में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर बात है? तो 1894 का वर्ष इन 3-4 वजहों से इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा इसको देखिएगा, क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है पार्सलीन टावर किस देश में स्थित है? पार्सलीन टावर किस देश में स्थित है बताएंगे? पार्सलीन टावर किस देश में स्थित है बताइएगा। पार्सलीन टावर की बात करें साथियों तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, पार्सलीन टावर ये बताया गया है कहां पर स्थित है? चाइना में स्थित है। कहां पर साथियों? चाइना में स्थित है। कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, चलिए ये बताइएगा
बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? देखो पहले तो ध्यान देना कि भैया अगर आपसे कहा जाता है नरेगा एक्ट, क्या कहा जाता है आपसे? नरेगा एक्ट कहा जाए तो नरेगा एक्ट साथियों 2005 में क्या हुआ था? पास हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए लागू कब हुआ था ये, तो ये भैया लागू हुआ था कब? 2006 में लागू हुआ था। फिर इसका नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया था? तो इसका नाम बदलकर मनरेगा साथियों किया गया 2009 में, ठीक है ना। और किस अनुच्छेद के तहत ये योजना चलती है भैया? तो अनुच्छेद 43 के तहत ये योजना चल रही है, ठीक है। अनुच्छेद 43 के तहत ये योजना चल रही है, ठीक है ना। हाँ जी, और इसी प्रकार से ध्यान दीजिए इसके तहत क्या मिलता है? 100 दिन के काम की गारंटी मिलती है, कुछ राज्यों में 150 दिन भी है, ठीक है ना। हाँ, काम का अधिकार, और जो काम का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत काम का अधिकार आता है? आर्टिकल 41 के तहत आता है। किसके तहत? आर्टिकल 41 के तहत। राष्ट्रीय औसत क्या है? मतलब अगर हम मजदूरी की बात करें तो राष्ट्रीय औसत क्या है कि कितने रुपए मिलता है? एक दिन का जो औसतन वेतन है पूरे देश का वो है 289 रुपए, ठीक है। कितना है? 289 रुपए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी है, तो औसत जो है पूरे देश का वो 289 है। अच्छा, सबसे ज्यादा मजदूरी कहां पर मिलती है? तो सर्वाधिक के मामले में नंबर 1 पर हरियाणा है, जहां पर मिलते हैं 374 रुपए। दूसरे नंबर पर गोवा है, जहां पर मिलते हैं 356 रुपए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो यहां मिलता है 234 रुपए। या अगर हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें तो यहां कितना मिलता है भैया? 237 रुपए। और सुनिएगा कि कहा जाए कि सबसे कम कहां मिलता है, ये तो सर्वाधिक वाला हो गया, ठीक है ना। अगर कहा जाए न्यूनतम कहां पर मिलता है, तो न्यूनतम कहां पर मिलता है? नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में, दोनों जगहों पर सबसे कम मिलता है। कितना मिलता है यहां पर? यहां पर मात्र 234 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। कितने मिलते हैं भैया? 234 रुपए। और इसको जरा करेक्शन करिएगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कितना मिलता है? 237 रुपए मिलता है। बिहार और झारखंड में कितना मिलता है? 245 मिलता है। कितना मिलता है भैया? बिहार और झारखंड में 245 रुपए मिलता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 237 रुपए मिलते हैं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 234 सबसे कम मिलता है, ठीक है ना। चलिए भैया, तो ये जरा ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं कि भैया राष्ट्रीय औसत क्या है, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां मिलता है, सबसे कम कहां मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया, ठीक है। तो राइट आंसर आप समझ गए हैं, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। ये बताइए जरा, एक बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है ना। चलिए भैया, ठीक है, क्या कह रहा है? एशियन गेम्स का जनक। साथियों याद करिए, अगर हम एशियन गेम्स की बात करते हैं तो पहला एशियन गेम्स कब और कहां हुआ था? 1951 में पहला एशियन गेम्स दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। और इसके जनक कौन है? गुरुदत्त सोंधी। अच्छा, 2022 में एशियन गेम्स कहां पर हुआ था? तो भैया ये हुआ था चीन में हुआ था। और 2026 में कहां होने जा रहा है? तो नागोया जापान में होने जा रहा है। कहां पर भैया? नागोया जापान में साथियों होने जा रहा है। क्लियर बात है। चलिए ये बताइएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? साथियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका हेड ऑफिस जानते हैं कहां पर है? इसका हेड ऑफिस साथियों बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है? इसका हेड ऑफिस दोस्तों बेंगलोर में स्थित है। वर्ष 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में आप जानते हैं कि बहुत कुछ है। यहां पर अगर हम हेड ऑफिस की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेड ऑफिस है जो 1940 में स्थापित हुआ। यहां पर साथियों इसरो का हेड ऑफिस है जो कि वर्ष 1969 में स्थापित हुआ। यहीं पर साथियों कॉफी बोर्ड का भी हेड ऑफिस है। किसका? कॉफी बोर्ड का भी हेड ऑफिस यहीं पर स्थित है। बाकी बेंगलोर है दोस्तों, इसे स्पेस सिटी कहा जाता है। और स्पेस सिटी के साथ साथ इसे और क्या कहते हैं भैया? तो इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, मतलब सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी भी कहते हैं। और इसे भारत का बगीचा भी कहते हैं। भारत का बगीचा भी कहते हैं दोस्तों। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक साथियों कैंपेगौड़ा थे। और इसीलिए यहां पर संस्थापक कैंपेगौड़ा के नाम पर एक प्रतिमा भी है। कैंपेगौड़ा की जो यहां पर प्रतिमा है इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्लियर बात है ना, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर साथियों कैंपेगौड़ा के नाम पर एयरपोर्ट भी है और इसका नाम क्या है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है इसका? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साथियों। तो बिल्कुल आपके लिए
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी है, किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। क्लियर बात है, तो एज इट इज याद करना है। अच्छा, 1954 में बीईएल स्थापित हुआ था। 1954 में बीईएल अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। क्लास के बाद आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, निश्चिंत होकर पढ़िए और एकदम चुपचाप रट डालिए जितना बताया जा रहा है भैया। चलिए जरा इसका आंसर दीजिएगा। अब एक बात और बता दें कि भैया नर केसरी किसे कहा जाता है? नर केसरी किसे कहा जाता है? जिस प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं कि भैया राज केसरी किसे कहते हैं, तो राज केसरी वीर राजेंद्र द्वितीय को कहा जाता है। उसी प्रकार से साथियों नर केसरी किसे कहा जाता है? विजयालय को कहा जाता है। साथियों विजयालय कौन है? ये साथियों चोल वंश के संस्थापक हैं। कौन है भैया? चोल वंश के संस्थापक। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये कौन है? ये साथियों चोल वंश के संस्थापक हैं। क्लियर है? फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। क्लियर? चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में स्थित रेगिस्तान है? इसमें से दोस्तों कौन सा एक रेगिस्तान है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है? इसमें से कौन सा रेगिस्तान है दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है? बताएंगे भैया। बिल्कुल उत्तरी अमेरिका में स्थित रेगिस्तान। जी हां, सभी के आंसर आने चाहिए भैया। मोजावे रेगिस्तान। कौन सा साथियों? मोजावे रेगिस्तान। और आप देखिएगा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कौन से रेगिस्तान कहां पर पाए जाते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रेगिस्तान के मामले में आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं, क्या भैया, अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ध्यान दीजिएगा मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे कह दिया सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो एकदम क्लियर कट बात समझिए कि सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर आपसे कह रहा है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आपसे कह दे कि भैया विश्व का, है ना, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, वो भी तीन कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है ना। तीन कॉन्टेक्स्ट का मतलब जैसे सामान्यतः आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, आपसे विश्व का सबसे बड़ा उष्ण रेगिस्तान पूछे, आपका विश्व का आपसे सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान पूछे, तो क्या बताओगे? अगर आपसे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तब क्या बताओगे? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगर आपसे कहे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तब आप क्या बताओगे? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ठीक है ना? और अगर आपसे कहे कि एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान लेकिन शीत रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान पूछे, तब क्या बताओगे? और अगर आपसे कहे कि भैया उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तब आप क्या बताओगे? है ना? और अगर आपसे कहता है कि सर्वाधिक घना बसा रेगिस्तान, सर्वाधिक घना बसा रेगिस्तान, तब क्या बताओगे? सर्वाधिक घना बसा रेगिस्तान या सर्वाधिक आबादी वाला रेगिस्तान, तब क्या बताओगे? बात समझ रहे हो ना? तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके अलग अलग आंसर हैं, लिख लीजिए। सामान्यतः पूछे, ठीक है, तो आपको बताना है सहारा। ठीक है ना? सबसे बड़ा उष्ण रेगिस्तान पूछे तब भी आप क्या बताओगे? सहारा। है ना? शीत रेगिस्तान सबसे बड़ा पूछे तो भैया सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान कौन सा है? आर्कटिक है। कौन सा है? आर्कटिक है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी है। कौन सा है भैया? गोबी रेगिस्तान है। ठीक है ना? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? थार है, जो भारत और पाकिस्तान में है। एशिया का सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान भी कौन सा है? गोबी ही है। ठीक है ना? उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो चिहुआ हुआन है। कौन सा है? चिहुआ हुआन है। ठीक है ना? और इसी प्रकार से सर्वाधिक घना बसा रेगिस्तान कौन सा है दुनिया में? थार है। कौन सा है? थार है। तो जरा इसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब जरा नया स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, हाँ, आरबीआई के जो नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं ना, पेपर में आएगा तो पुरनका ही बताना का, वही जो है शक्तिकांत दास जी। ठीक है ना? नयका वाला बता दोगे गलत हो जाएगा। अभी आपका पेपर चल रहा है, आप अपने पेपर में नए वाले नहीं बता सकते। ठीक है? क्योंकि पेपर जो है कुछ दिन पहले तो बनता है, तो जब आपका पेपरवा बना तब तो पुरनके वाले थे। ठीक है? हाँ, तो वही ना बताओगे, नए वाले अभी नहीं बताना है। चलो ये बताओ, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई साथियों मीटर है। क्या है भैया? हाँ, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? हाँ जी, मीटर है। ठीक, चलिए आगे देख लिया जाए। हाँ जी, भाई कह रहा है सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य, चलिए फटाफट बताइएगा। देखिए थांगटा तो साथियों मणिपुर से रिलेटेड है। ठीक है, मणिपुर से रिलेटेड है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कुमामी की अगर हम बात करें तो साथियों ये केरला और तमिलनाडु में फेमस है। केरला और तमिलनाडु में फेमस है। झूमर साथियों झारखंड बिहार में फेमस है। तो सिंघी छम यही आंसर है। अगर केवल छम कहता साथियों तो ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड होता, लेकिन सिंघी छम कह रहा है। तो स से सिंघी, स से सिक्किम,
ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और देखिए जरा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये साथियों प्रमुख मार्शल आर्ट्स हैं। अब एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को ये प्रमुख मार्शल आर्ट वाला नोट्स शानदार लगा, और कौन कौन ऐसा है जो अपने शॉर्ट नोट्स में इस नोट्स को लिखा है या लिखेगा। जी हाँ, यहां पर स्पष्ट किया गया है, जैसे यूपी का मुष्टि युद्ध है, मणिपुर का थांगटा है, बंगाल का लाठी खेला, उड़ीसा का पाइका अखाड़ा, आंध्रा का काठी सामू, तमिलनाडु का सिलबंब, केरल का कलारी पट्टू, ठीक है, इधर मध्य प्रदेश का मलखम, पंजाब का गतका, जम्मू कश्मीर का स्काई। क्लियर है। तो कितने किसने किसने लिख रखा है, लिख रखा है, नहीं लिख रखा है तो लिख लेना, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आया हो या ना आता हो, ठीक है। और हां, अगर भैया लगे कि कंटेंट में दम है तो किस बात का गम है, उंगलियां उठाइए, दबाइए लाइक का बटन। ये आपकी अपनी पसंदीदा क्लास है, इसकी गरिमा आपको ही बरकरार रखनी है। चलिए ये बताइए फटाफट, कह रहा घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया? इक्थियोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ फिश, मछलियों के अध्ययन को। जी हाँ, स्टडी ऑफ फिश, मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। किसको भैया? मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका आंसर क्या है? तो एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी किसको कहते हैं? फलों का अध्ययन। किसको कहते हैं भैया? फलों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं साथियों? हड्डियों का अध्ययन, मतलब बोन्स का अध्ययन। किसका भैया? हड्डियों का अध्ययन। क्लियर बात है ना? तो एज इट इज याद करिए। चलिए ये बताइए फटाफट तो। हाँ जी, क्या बात भाई, क्या बात। किसी भी भौतिक संकेत के को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए जरा फटाफट। देखो भैया, सेंसर, एम्पलीफायर, पुनर्वर्तक या ट्रांसड्यूसर। जी हां, ट्रांसड्यूसर, एकदम सही। क्या? ट्रांसड्यूसर। क्लियर। चलो ये बताओ, मई 2024 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका? यूनिसेफ इंडिया का। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? तो अगर पहचानते हैं तो बताइए कौन है ये? अरे वाह गुरुजी, कभी कहेंगे गुरुजी कौन नहीं पहचानता, बिल्कुल पहचानते हैं। कौन है? करीना कपूर खान, ठीक है ना, करीना कपूर खान। इनको कोई नहीं कौन नहीं पहचानेगा, सब पहचानते हैं। एक बार को यहां पर अरुंधति राय की फोटो दिखा दी जाए, एक बार को यहां पर प्रतिभा पाटिल की फोटो दिखा दी जाए, है ना भाई, सुनीता विलियम्स की दिखा दी जाए, ठीक है, या फिर अवनी लेखरा जी की दिखा दी जाए, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी की दिखा दी जाए, ठीक है। हाँ, इन सब बढ़िया बढ़िया, है ना, बेहतरीन नाम कमाने वाली महिलाओं की फोटो दिखा दीजिए, लोग नहीं पहचानेंगे, ठीक है, मतलब बहुत कम लोग पहचानेंगे। लेकिन भैया ये करीना जी हैं, इनको तो हर कोई पहचानता है, ठीक है। हाँ, रात में इन्हीं के गाने देखकर और इन्हीं के रील्स देखकर तो सोते हैं लोग। आजकल ज्यादातर लोगों को दरअसल में क्या है, रिलेरिया हो गया है। अच्छा, आप में से किसको किसको रिलेरिया हुआ है बताओ जरा, किसको किसको रिलेरिया हुआ है भाई? है ना, रिलेरिया के शिकार कितने लोग हैं यहाँ पर? ठीक है। हाँ जी, देखो, लबेरिया सुना होगा, मलेरिया सुना होगा, रिलेरिया हो सकता है आज पहली बार सुन रहा हूं। रिलेरिया का मतलब होता है जिसको रील्स देखने की आदत पड़ गई हो, जब देखो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रील्स देखते रहता है। और रील्स तो आप जानते हैं कि ऐसा जादू है कि एक बार आपने शुरू कर दिया तो फिर उंगलियां अपने आप ऐसे ऐसे चलती हैं, और कब शाम से सुबह और सुबह से शाम हो जाता है पते नहीं चलता है। और रिलेरिया ऐसी बीमारी है जिसमें आप इतनी रील्स देख जाते हैं कि अंत में आपको केवल और केवल पछतावा होता है कि हे भगवान, इतने समय से मैं बैठा हूं, मुझे तो पता ही नहीं चला, है ना। हाँ, तो ये रिलेरिया है, और रिलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग को सड़ा देती है, सोचने समझने की क्षमता को कम कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है ना। हाँ, रिलेरिया निदेरिया को भगा देती है, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी जो दूसरी बीमारी को ठीक कर देती है। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, है ना, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, मन से पढ़ने लगते हैं, आपको नींद आने लगती है, और जैसे ही रिलेरिया हावी होती है और आप रील्स देखना शुरू करते हैं, निदेरिया भाग जाती है, ठीक है ना। तो रिलेरिया जो है वो निदेरिया को रेल देती है। वास्तविकता तो यही है। बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं? है, सही कह रहा हूं। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं कि भैया आईसीसी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन, फिट इंडिया का, सिट्रोएन कार का, स्पेस इंडिया का, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स दे रखे हैं, एक एक करके याद कर लेना, एक एक करके याद कर लेना। हाँ जी, लवेरिया, मलेरिया, ठीक है, निदेरिया, ये सब बीमारियां पुरानी हो गई। आज
आजकल सबसे लेटेस्ट और सबसे खतरनाक बीमारी है रिलेरिया, है ना। चलिए ये बताइए, सही पकड़े हैं ना। चलिए ये बताइए, 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, पहली बात तो इसे अंतरिम सरकार क्यों कहते हैं, क्योंकि 1946 में न बनी थी, देश आजाद थोड़े न हुआ था, ठीक है, देश आजाद नहीं हुआ था, ये 2 सितंबर को गठन हुआ था, 2 सितंबर को इसका गठन हुआ था। इसमें आप देखेंगे तो जॉन मथाई को क्या बनाया गया था, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बनाया गया था, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री इनको बनाया गया था। क्लियर बात है। अच्छा भाई, लियाकत अली को साथियों शुरू में वित्त मंत्रालय मिला था, और ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। हम पाकिस्तान के अलग होने के बाद ये भी अलग हो गए, तो वित्त मंत्रालय आर.के. षणमुखम चेट्टी को मिला था, ठीक है। जो श्रम मंत्रालय मिला था वो साथियों किसे मिला था, जगजीवन राम को मिला था। आसफ अली इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है ना। और अपने राजेंद्र बाबू के पास क्या था भैया, तो अपने राजेंद्र बाबू के पास था साथियों खाद्य व कृषि मंत्रालय, ठीक है ना। मतलब पहले खाद्य मंत्री थे, या कह सकते हैं कि पहले कृषि मंत्री थे, बिहार से आने वाले बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। चलिए ये बताइए भैया, बहुत अच्छे। कह रहा है सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, सभी संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है ना। अच्छा भैया, तो ये है राइट आंसर साथियों, क्या, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर। देखो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ही होता है सरकारी क्षेत्र, ठीक है ना, इसका मतलब ही होता है सरकारी, ठीक है। हाँ जी, अगर मान लीजिए आपसे कभी कहा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक या सरकारी बैंक, तो एक ही बात होती है, ठीक है। चलो ये बताओ। हाँ जी, आजकल अच्छी चीजें बहुत कम लोग पसंद करते हैं ना। अब रील्स वगैरह देखना तो खराब चीज है, तो इसे सब पसंद करते हैं। अब देखो ना, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहा है, फिर भी जो है अभी पेपर देने जाएंगे तो फिर पेपर अच्छा नहीं होगा, तो फिर कहेंगे कि सर बताइए आपने जो है पढ़ाए नहीं। और अब पढ़ा रहे बढ़िया बढ़िया कंटेंट, तो बहुत उतने ही लोग पढ़ रहे हैं जितने लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल बर्निंग डिजायर है कि नहीं इस बार तो ऐसा ही बनना ही बनना है। चलो ठीक है भैया। बात क्या कह रहा है साथियों, वोल्टाइल सेल किसे कहा जाता है, तो देखो जो गैल्वेनिक सेल होती है इसी को वोल्टाइल सेल कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, एक्चुअली में रेडॉक्स अबक्रिया के द्वारा, रेडॉक्स अबक्रिया इसका काम होता है, ठीक है, रेडॉक्स अबक्रिया द्वारा विद्युत उत्सर्जन, ठीक है ना। हाँ, रेडॉक्स अबक्रिया द्वारा, रेडॉक्स अबक्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है ना। क्या होता है भैया, विद्युत उत्पादन। तो इस बात का ध्यान, कभी कभी ये क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है कि विद्युत उत्पादन रेडॉक्स अबक्रिया द्वारा किसके माध्यम से होता है, तो गैल्वेनिक सेल बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई, कह रहा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। देखिए 1866 की बात है साथियों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और आपको पता है यहां नहीं की गई थी, लंदन में की गई थी। कहां पर, लंदन में की गई थी। यह संस्था लंदन में स्थापित हुई थी, और इसके द्वारा एक पत्रिका भी निकाली गई थी, दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, और इस पत्रिका का नाम था इंडिया। क्या नाम था इस पत्रिका का, इंडिया। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति हैं जो भारत छोड़िए ब्रिटेन में घुसकर अंग्रेजों से लड़े, ठीक है, उनकी संसद में बैठकर हमारे आपके लिए, ठीक है। और जरा ध्यान दीजिएगा कि भैया दादा भाई नौरोजी ने 1851 में एक संस्था बनाई थी, क्या, रहनुमाए माजदायन सभा। क्या साथियों, रहनुमाए माजदायन सभा बनाई थी। और रहनुमाए माजदायन सभा की अगर हम बात करें तो यह साथियों गुजरात में गठित की गई थी। कहां पर, गुजरात में गठित की गई थी। और इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी, उस पत्रिका का नाम क्या था साथियों, पत्रिका का नाम था राफ्त गोफ्तार। क्या नाम था पत्रिका का, राफ्त गोफ्तार पत्रिका का नाम था, ठीक बात है। चलिए ये बताइए प्रस्तावना का मतलब क्या होता है भाई, बताइए प्रस्तावना क्या है। देखिए आप देखेंगे कि प्रस्तावना बहुत बड़ी चीज है। भारतीय संविधान का, अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान की कह लीजिए, तो भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, भारतीय संविधान की कुंजी क्या है, ठीक है, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, भारतीय संविधान की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, भारतीय संविधान का पहचान पत्र क्या है, ठीक है, पहचान पत्र क्या है, इन सब के आंसर क्या है, इन सब के आंसर यही है, ठीक है ना। क्या, प्रस्तावना। और प्रस्तावना इस प्रकार से संविधान का क्या हुआ, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, ठीक है ना। तो बिल्कुल आइए
भाई कह रहा है अल्बर्ट बिल विवाद, अल्बर्ट नहीं इल्बर्ट बिल विवाद था, इल्बर्ट बिल विवाद था ये, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 में हुआ था और इस बिल के माध्यम से क्या था भाई, देखिए इस बिल के माध्यम से रिपन भारतीय जजों को यूरोपीय जजों के समकक्ष, ठीक है, अधिकार देना चाहते थे, ठीक है। जैसे क्या था कि भारतीय जो जज होते थे उन्हें यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था, तो रिपन इस अधिनियम के माध्यम से उन्हें अधिकार देना चाहते थे, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई। जी हां साथियों, किस राज्य में की गई थी, तो आप देखेंगे साथियों ये की गई है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। किसके द्वारा साथियों, तो ये की गई है SJVN लिमिटेड नाम की एक कंपनी है हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। कहां पर भैया, हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा, कह रहा है साथियों मार्च 2024 में अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में, ठीक है, अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन थे, तो भैया ये कौन थे, तो ये थे साथियों शफुद्दौला इब्ने शहीद, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, अपने जय बाबू, है ना। चलिए ये बताइए भाई, शुभी, काजल, बहुत बढ़िया, पप्पू बताओ भाई, अरे वाह, सामी आना सामी सुन के, सामी देख के तो मुझे वो वाला सामी याद आ रहा है? चलिए बताइए, भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित, ठीक है, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित कर लेगा, तो भैया वर्ष 2029-30 तक स्थापित कर लेगा, ठीक है ना। और याद करिए भाई, एक क्लास में हमने आपको भारत सरकार के जितने भी टारगेट्स हैं सारे बताए थे कि मलेरिया खत्म करने का टारगेट क्या है, टीबी खत्म करने का टारगेट, सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है, और उधर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, राष्ट्रीय रेल प्रोजेक्ट का, सब बता रखा है, ठीक है। कितने लोगों को याद है भैया, उत्तर प्रदेश, भारत सरकार और विभिन्न सरकारों के द्वारा जो टारगेट सेट किए गए हैं सबकी लिस्ट भी हमने दी थी और लिखकर भी बताया था, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, एक एक बच्चे को याद रखना, ठीक है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, है ना, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इन्होंने भाई दो लोगों ने इसको लिखा है, एक तो रमन मित्तल है और दूसरा कौन है भैया, सीमा सिंह, तो इन दोनों लोगों ने इसे मिलकर लिखा हुआ है, इन दोनों लोगों ने इसे मिलकर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए, ये देखिएगा भाई, कह रहा है स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर क्या लगता है किसे नियुक्त किया गया है, स्पेस इंडिया का, आप इन्हें पहचानते हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, हाँ इन्हीं को नियुक्त किया गया है भैया ब्रांड एम्बेसडर। अब जरा इनको देखकर बताइए कि क्या आप इन्हें पहचान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए नाम हम बताते हैं, संजना सांघी, किसको भैया, संजना सांघी को, ठीक है। चलिए ये देखिए जरा, हाँ जी भाई इनका ना देखिएगा, क्या कह रहा है, जनहित याचिका की अवधारणा कहां उत्पन्न हुई थी। देखिए जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, ठीक है, किसका परिणाम है, कभी अगर आपसे पूछे कि किसका परिणाम है तो आप बताएंगे न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, ठीक है ना, न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। दूसरी बात ये हो गई कि भैया इसका विकास कहां हुआ है, इसका विकास अमेरिका में हुआ है, कहां पर हुआ है, इसका विकास अमेरिका में हुआ है। तीसरी बात ये हो गई कि भारत में अगर आप देखेंगे तो दो चीजें हैं कि भारत में लोकहितवाद का, ठीक है, भारत में जनक अगर आपसे पूछे, भारत में एक तो जनक पूछेगा और दूसरा जननी पूछेगा, ठीक है, जनक और जननी, ठीक है। तो जनक किसे कहेंगे, तो यह तो आप हो सकता है मैक्सिमम लोग जानते हो कि पीएन भगवती को, ठीक है ना, लेकिन क्या जननी आप जानते हैं, तो भैया जननी किसे कहते हैं, कपिला हिंगो रानी, कपिला हिंगो रानी को इसका जननी कहा जाता है। अच्छा ये भी चलो ठीक है, अब एक बात और ध्यान दो, इसके अन्य नाम क्या है, क्या इसे लोकहितवाद ही कहते हैं, नहीं, इसे लोकहितवाद के जनहित याचिका के साथ साथ क्या कहा जाता है, लोकहितवाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोकहितवाद कहा जाता है। और इसे कहां दायर किया जा सकता है, तो भैया इसे सीधे सीधे कहां दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी
और यह भी याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के अधीन दायर किया जाता है, अनुच्छेद 32 के अधीन दायर किया जाता है जनहित याचिका, ठीक है ना। एक बात यह भी है कि जैसे जनहित याचिका मतलब हो गया पीआईएल, पीआईएल का फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। होता क्या है पता है, होता यह है कि जैसे सपोज करिए कि कभी ऐसा हुआ कि आपसे पूछ लिया, ठीक है, आपसे पूछ लिया भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने जनहित याचिका लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, यह सबसे पहले तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस याचिका को लगाने वाले का, ठीक है, कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है, ठीक है। अगर मतलब ये लोग, मतलब लोगों के हित में, समाज के हित में, सोसाइटी के हित में अगर याचिका दायर की जाती है तो ही एक्सेप्ट होती है, अन्यथा रिजेक्ट हो जाती है, अन्यथा रिजेक्ट हो जाती है। क्लियर है? तो इसकी भैया स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीके का जीके है, झुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए ये बताइए भाई, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव क्यों होता है? जलवायु के चरम का अनुभव क्यों होता है, ठीक है ना। हाँ, तो राइट आंसर क्या है? सागर से, मतलब महासागर से जो समंदर है उससे दूरी, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। भाई कह रहा है 1759 में अहमद शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था, है ना। 1759 में अहमद शाह, भाई अहमद शाह अब्दाली आया था फिर चला गया था, अहमद शाह अब्दाली आया था फिर चला गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो भैया बिल्कुल याद रखना है भाई, ये आया था किससे बदला लेने के लिए? मराठों से। किससे बदला लेने के लिए? मराठों से बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली वापस आया था। देखो पीडीएफ की चिंता ना करो, क्लास के बाद टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, सभी लोग फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। विशाल सर एमडी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा विशाल सर एमडी क्लासेस, मिल जाएगा। यहां पर तकरीबन 34,000 से ज्यादा सदस्य आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, और आप जानते भी हैं कि ये वाला बदला फिर हुआ भी तो भाई मराठों और अफगानों, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था ना, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में हुआ था। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों की आपस में दुश्मनी क्या थी भैया? क्या दुश्मनी थी? तो दुश्मनी यह थी कि मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह को, जो कि लाहौर का वायसराय था, उसे भारत से भगा दिया था, उसे लाहौर से भगा दिया था, ये कहते हुए कि भैया ये हमारा क्षेत्र है, निकलो यहां से, ठीक है। अच्छा जरा देखिएगा फटाफट, बढ़िया सा प्रश्न है साथियों। बात है कलकत्ता विश्वविद्यालय की, ठीक है ना। कहां की बात है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक दीक्षांत समारोह था और यहां पर अपनी उपाधि, मतलब अपनी डिग्री प्राप्त कर रही थी कौन? बीना दास। कौन भैया? बीना दास अपनी डिग्री प्राप्त कर रही थी। और इन्होंने क्या किया था उस समय? भाई जो डिग्री दी जा रही थी वो बंगाल के गवर्नर, याद रखिएगा गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नर की बात कर रहा हूं। तो बंगाल के गवर्नर जिनका नाम था क्या भैया? जिनका नाम था साथियों स्टैनली जैक्सन। क्या नाम था भैया? स्टैनली जैक्सन। स्टैनली जैक्सन के ऊपर गोली चला दी, ठीक है ना। हाँ मतलब आप समझिए कि स्टैनली जैक्सन दे रहे कि लो डिग्री ले लो, और उधर से गोली चल गई धाए धाए, है ना। हाँ तो बीना दास ने 1932 में ये गोली चलाई थी, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? हाँ जी, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? है क्योंकि खून की कमी है? नहीं, तो खून की कमी नहीं है भैया, क्योंकि जल की उपस्थिति ज्यादा है, ठीक है ना। तो चूंकि पृथ्वी पर 70% से ज्यादा, ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं 2/3 हिस्से पर जल है, इस वजह से क्या होता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि आसमान से फिर ये नीला ही दिखाई देता है, इसी वजह से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत का अन्नागार के रूप में जाना जाता है? देखिए दक्षिण भारत का अन्नागार अगर किसी एक पर्टिकुलर जिले को पूछा जाए ना, तो आप क्या बताओगे पता है? तो आप तंजावुर बताओगे। क्या बताओगे भैया? तंजावुर बताओगे, जो कि तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि दक्षिण भारत का अन्नागार कौन से जिले को कहते हैं, कौन से शहर को कहते हैं, तो तंजावुर बताएंगे। और ऐसे आप क्या बताओगे? कावेरी डेल्टा बताओगे। और याद करो भैया कि कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र है ये चावल उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, और इसे चावल के उत्पादन के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपसे कभी पूछे कि भैया किस नदी बेसिन को, किस नदी घाटी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं, तो आप यही तो बताते हैं, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था?
चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? अब साथियों याद करिए, जैसे आप पढ़ते हैं कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन, ये सबको पता होता है एडविन लुटियंस, ठीक है ना, एडविन लुटियंस को आप मानते हैं, क्लियर बात है। अच्छा भैया, मुंबई का वास्तुकार कौन था भैया? मुंबई शहर किसने बसाया था भैया? तो भैया बताएंगे किसने बसाया था, तो गेराल्ड ओंगियार ने। किसने भैया? गेराल्ड ओंगियार ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद करने की जरूरत है, कौन? गेराल्ड ओंगियार, ठीक है। इसी प्रकार से याद करिए मद्रास किसने बसाया था? तो मद्रास को बसाने वाला कौन था? फ्रांसिस डे था। कौन था? फ्रांसिस डे था, ठीक है ना। अच्छा, पुद्दुचेरी की अगर हम बात करें, पुद्दुचेरी को किसने बसाया था? तो पुद्दुचेरी को साथियों बसाया गया था किसके द्वारा? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए भाई कलकत्ता को किसने बसाया था? तो कलकत्ता को बसाने वाला कौन था? जॉब चॉर्नोक था। कौन था भैया? जॉब चॉर्नोक था, ठीक है ना। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से भैया चंडीगढ़ का भी आ रहा है कि चंडीगढ़ को बसाने वाला कौन, ठीक है। तो चंडीगढ़ को बसाने वाला कौन था? ली कार्बूसियर था। कौन था? ली कार्बूसियर था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करना है एज इट इज, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। यूरोपियंस के द्वारा स्थापित किए गए जो मॉडर्न सिटीज हैं वो ये हैं, ठीक है। ये बताइए जरा। बिल्कुल भाई, निर्मल बोला, अमन बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बताओ भैया। हाँ ठीक है, ठीक भाई। कह रहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साथियों उसी वर्ष आया था जिस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, है ना। ये हिंट मिला तो अब तो आंसर बताओ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या आपको पता है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान भी कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे दोस्तों छाता विधान भी कहा जाता है, ठीक है। तो कब की बात है ये? 1986 की। अच्छा 1986 में एक और आया था, क्या? एक और अधिनियम आया था, किशोर एवं, है ना, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, ठीक है। क्या आया था भैया? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम भी आया था, यह भी ध्यान दीजिएगा। ये कब की बात है? 1986 की बात है। क्लियर है दोस्तों? चलिए ये बता दीजिए, अंगोरा, अल्पाइन और न्यूवियन प्रकार किसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण है? छत विधान नहीं, छाता विधान। चलिए आगे देखा जाए तो राइट आंसर क्या है? बकरी की नस्ल। क्या है भैया? बकरी की नस्ल। अच्छा, एक विशेष प्रकार की बकरी होती है नीलगिरी ताहर, ठीक है। नीलगिरी ताहर तो नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। कई बार पूछा जाता है कि नीलगिरी ताहर क्या है, तो एक बकरी है। इसे और क्या कहा जाता है पता है? इसे मेघ बकरियां भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे मेघ बकरियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघ बकरियां भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए ये देखिए जरा भाई, फार्मूला वन रेसिंग जानते हैं? फार्मूला वन रेसिंग आपने कभी ना कभी देखी जरूर होगी। फार्मूला वन रेसिंग में कुछ इस तरह का माहौल होता है। ये वाली कार खरीदोगे? फार्मूला वन रेसिंग जो होती है भैया, ठीक है, फार्मूला वन रेसिंग जो होती है उसमें कार इस प्रकार की होती है, और जब रेसिंग होती है तो वो ट्रैक इस प्रकार का होता है और इस प्रकार से गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, तो इसको कहते हैं फार्मूला वन रेसिंग, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि भैया महत्वपूर्ण संदेशों के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी दी जाती है कि हट जा बेटा, तू तो जीतेगा नहीं, तेरे चक्कर में कोई और निपट जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, खरीद दिया जाए इतनी महंगी कार। ये देखिए, पहली बात तो ये है कि चलो खरीद लिया जाए चंदा वंदा लगा के सब लोग, ठीक है, चंदा लगा के ये खरीद तो ले, लेकिन जितने में ये आएगी उतने में एक ट्रेन खरीद लोगे, ठीक है। कम से कम कहने के लिए अपने पास एक ट्रेन हो जाएगी जिसे चला तो पाओगे, इसको कहां चलाओगे? भारत में ऐसी सड़कें थोड़ा ना जहां पर फार्मूला वन रेस, है ना, साइकिल चलाने में मार खटखट खटखट होने लगता है, ठीक है। समझ में नहीं आता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। और पता चले कोई ढंग की कोई कार ले लो और थोड़ा गांव के रास्ते पर निकल जाओ, गांव छोड़ो, शहर में ही कई सारे ऐसे रोड होते हैं कि थोड़ी ठीक ठाक बहुत हाई मॉडल और हाई ब्रांड की अगर कार है तो पता चलता है कि कार नीचे फंस जाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो लोग कहते हैं तो जब मालूम था कि यहाँ भारत है, यहाँ वैगनार ही केवल सही से चल सकती है या टाटा वाली गाड़ियां, तो किसने कहा था यहाँ पर रॉयल्स लेकर आओ और वोक्सवैगन लेकर आओ, ठीक है, खतरनाक गाड़ियां किसने लाने के लिए कहा था?
है? फॉर्च्यूनर लेके चलोगे? फॉर्च्यूनर बस लगती है भाई, सही बताया तो फॉर्च्यूनर हमको देख के लगता है जैसे कोई मिनी बस हो, ठीक है? कार लगती है वो कहीं से बताओ, कहीं से कार लगती है। कार का मतलब एकदम सुंदर सुशील कन्या जैसी, मतलब सॉरी, सुंदर सुशील गाड़ी हो, मतलब देखने में अच्छी लगे कि हाँ भैया भाई कार है, ठीक है? कार की तरह कार लगे, अच्छी लगे ना, थोड़ी ठीक है, डंगी लगे। फॉर्च्यूनर मतलब मिनी बस टाइप की लगती है जैसे, हाँ खैर। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे? भाई नर्मदा नदी के किनारे है। और जबलपुर में जो है क्या है, पश्चिम मध्य रेलवे का हेड ऑफिस भी है, ठीक है? पश्चिम मध्य रेलवे का हेड ऑफिस है, ठीक है? इसको भी याद रखना। हम समझ रहे हैं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। चलो ये बताओ जरा, बस करे? नहीं ठीक है, चलो ये बताओ, सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? सेवा समिति की स्थापना साथियों वर्ष 1914 में की गई थी। कहां पर स्थापना की गई थी? प्रयागराज में। कहां पर भैया? प्रयागराज में स्थापना की गई थी हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा, ठीक है? 1914 में याद करिए कि भैया इसी समय तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था इसी वर्ष। और इसी वर्ष याद करिए कि भैया गदर पार्टी की स्थापना भी तो हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना है ना, कहां पर? लाला हरदयाल के द्वारा। कहां पर स्थापना की गई थी भैया? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। क्लियर बात है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो हृदयनाथ कुंजरू जरा याद रखिएगा। अरे कुंजरू वो खाने वाला कुंजरू नहीं बता रहे, इनका नाम है हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है? अच्छा सॉन्ग भी है? कौन सा सॉन्ग है ये बताओ भैया। भाई कह रहा है आगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अच्छा फॉर्च्यूनर जीप भी लगती है, हाँ बड़ी वाली जीप चलो गोल्फ, ठीक है? तो भैया ये कहां पर होता है? जॉर्जिया नाम का एक देश है अजरबैजान के बगल में, ठीक है? वहीं पर होता है, ठीक है? तबलीसी इसकी राजधानी है। तो जॉर्जिया नाम के देश में गोल्फ टूर्नामेंट होता है जिसको इस नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र दे रखा है? तो भारतीय संविधान का अनुसूची 1 आप देखोगे तो इसमें प्रॉपर तरीके से भारत में जितने भी राज्य हैं सबके नाम लिखे हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके भी नाम लिखे हैं, और साथ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो क्षेत्राधिकार है, प्रादेशिक क्षेत्र है, वो पूरी डिटेल भी दे रखी है, ठीक है भैया? तो इस प्रकार से ये 40 दमदार धमाकेदार प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक वाला बटन लाइक करने के लिए ही दिया गया है। अगर आप लाइक करना छोड़ देंगे तो लाइक वाला बटन विलुप्त हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि जिन पार्ट्स का, जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं होता वो क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं या अवशेषी अंग के रूप में बचते हैं। तो आप चाहते हैं कि लाइक वाला बटन अवशेषी अंग बने? नहीं ना, लाइक वाला बटन रहे ना, तो फिर उसका इस्तेमाल किया करिए, नहीं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है? याद करिए ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जब से स्वच्छ भारत मिशन आया तब से घर का लोटा खत्म हो गया, ठीक है? तो इस्तेमाल नहीं रहा ना, अब तो लोग लोटा घर में क्यों रखें? ठीक उसी प्रकार से लाइक वाला बटन भी है, ठीक है? इस्तेमाल करते रहिए तो बना रहेगा, नहीं विलुप्त हो जाएगा, और इसकी विलुप्ति का कारण आप ही लोग होंगे, ठीक है? तो इतना बड़ा कारण अपने सीने पे काहे लेना चाहते हैं, ठीक है? बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है भैया, ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहां पर आपको क्विज भी देखने को मिलता है डेली 2 बजे, तो वो भी दीजिएगा, ठीक है? बाकी कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, है ना? हाँ चलिए इजाजत दीजिए, सभी को राम राम, दुआ सलाम, इजाजत दीजिए, और हाँ कमेंट बॉक्स आपका इंतजार करेगा, ठीक है? कल फिर मुलाकात करेंगे रात 9 बजे ऐसे ही ताबड़तोड़ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।